नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अजीब व गरीब सिचुएशन आई और वो सिचुएशन है महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा से जो निर्दलीय एमपी हैं नवनीत राणा जी। हमने सबने खूब सुना होगा नवनीत राणा जी पार्लियामेंट के अंदर बहुत अच्छा बोलती हैं। आयु भी बहुत कम है, ऐसा कहते हैं 85-86 की उनकी पैदाइश है, 1985-86 की जो भी, लेकिन अभी आयु कम है और इस आयु में 36-37-38 साल की उम्र में वो जिस प्रकार से बोलती हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और अब वो इस एज की हुई होंगी, लेकिन जब 2019 में चुनकर आई होंगी तो और छोटी रही होंगी, लेकिन उनमें प्रतिभा झलकती है। अब सवाल ये है कि उनके खिलाफ जब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ी और उनके खिलाफ शिवसेना का जो पहले शिवसेना का एमपी हुआ करता था वो हार गए। शिवसेना और एनसी दोनों मिलकर लड़े थे, उनका कैंडिडेट हार गया। कैंडिडेट हारने वाले ने बाद में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बाद में मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर वो चुनाव लड़े और शिवसेना एक विवाद में फंस गई। शिवसेना लाउड स्पीकर का मामला था। लाउड स्पीकर के मामलों में शिवसेना के खिलाफ, या मैं कहूँ उद्धव ठाकरे के जो मातोश्री है या उनका जो घर जहाँ कहीं भी रहा होगा, वहाँ पर नवनीत राणा और उनके विधायक पति ने हनुमान चालीसा कहने की सोची, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस होता है तो डिस्टर्बेंस तो जब मस्जिदों से हो सकता है, लाउड स्पीकर ज़्यादा बज सकते हैं, तो हनुमान चालीसा भी बज सकता है। और आपका जो घर है वो तो चारों ओर से वेल प्रूव्ड है, तो वहाँ अगर बाहर रोड पर या वहाँ अगल बगल कहीं हनुमान चालीसा किया जाए तो क्या बुराई है। जब रोड पर नमाजें हो सकती हैं तो हनुमान चालीसा भी रोड पर हो सकता है। जब पार्कों में नमाजें हो सकती हैं तो रोड पर भी पार्कों में हनुमान चालीसा भी हो सकता है। इस विचार को लेकर वो उद्धव ठाकरे के सामने हनुमान चालीसा करने गई। और मज़े की बात देखिए कि उद्धव ठाकरे सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। देशद्रोह का मुकदमा लगाया, देशद्रोह का मुकदमा हनुमान चालीसा कहने पर। और परिणाम ये निकला कि उद्धव ठाकरे ने जो अत्याचार किए थे, हनुमान चालीसा को रोका था, सरकार भी चली गई, पार्टी भी चली गई, और सेक्शन 124 कैपिटल ए आईपीसी का, जो कि देशद्रोह का कानून है, देशद्रोह का सेक्शन था, वो भी चला गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहते हैं नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप सोचिए कि राम की महिमा का क्या हाल है, हनुमान जी का स्तुति करने का क्या हाल है, हनुमान जी को हनुमान चालीसा रोकने का क्या परिणाम होगा। खैर, उनको गिरफ्तारी हुई, बेल हुई, मुकदमा चला, सब चलता रहा। एक और काम उसके साथ हुआ था और वो ये हुआ था कि शिवसेना के हारे हुए कैंडिडेट ने नवनीत राणा के खिलाफ एक मैजिस्ट्रेट की अदालत में नकली सर्टिफिकेट का केस डाल दिया। एविडेंसेस कुछ लगाए होंगे और मुकदमा उनके बायोलॉजिकल फादर मतलब जिनसे उनका जन्म हुआ, जो उनके मायके में उनके अपने पिता। और ये कहा गया कि नवनीत राणा ने जो सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है या लिया है, वो सर्टिफिकेट नकली दस्तावेजों के आधार पर लिया है। उनके पिता का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, यानी कि जिसको टीसी कहते हैं, या फिर हम बाद में क्या शब्द अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट पर जो लिखा था उसके आधार पर क्लेम किया गया। इसलिए उनके पिता का भी सर्टिफिकेट नकली है और उनका भी सर्टिफिकेट नकली है। मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में गया, बाद में वो एमपीएमएलए कोर्ट में गया होगा। वहाँ पर सारे एविडेंसेस को, दोनों पार्टियों की बात सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट ने उनको जो है वो संज्ञान ले लिया और उनके सर्टिफिकेट को नकली घोषित कर दिया और उनको मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने नवनीत राणा के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया, यानी कि अब उनको दलित मानने से मना कर दिया और ये कहा कि नवनीत राणा दलित नहीं है। और उसके आधार बताए गए, वो आधार भी सामने आए। सवाल यहाँ पर जो पैदा हुआ वो ये था कि नवनीत राणा दलित हैं कि नहीं हैं, ये सवाल है।
अब इसमें ऑनरेबल जस्टिस जे के महेश्वरी और ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल की अदालत में नवनीत राणा का केस उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के ऑर्डर जो 2021 में हुआ उसके खिलाफ गई। केस कहाँ से शुरू होता है? उससे पहले कोई केस नहीं होता। केस शुरू होता है जब नवनीत राणा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गई तो उनको वेरियस तरीके से कैसे फंसाया जाए इस बात को सामने एनएसए या मैं कहूँगी देशद्रोह का मुकदमा और ये उनके कास्ट सर्टिफिकेट का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो पूरा मामला है ये है क्या, जरा समझाओ। तो सुप्रीम कोर्ट में ये समझाया गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एक जजमेंट दिया था माधुरी पाटिल एंड अदर्स वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट। माधुरी पाटिल वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट के केस में 1994 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन का या कास्ट सर्टिफिकेट के को लेकर प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है, यानी कि कानून प्रॉपर नहीं है, तो इस मामले में ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश कर दिया इस केस में। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हम सबको उसको पढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र ने 2000 में यानी कि 2000 में एक कानून पास कर दिया। महाराष्ट्र शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डीनोटिफाइड ट्राइब्स यानी कि विमुक्त जातिस, नॉमैडिक ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी, रेगुलेशन ऑफ इशुएंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एक्ट 2000, ये महाराष्ट्र सरकार ने इसको हम 2000 में ये मानेंगे 2000 में लागू कर दिया और ये अक्टूबर 18, 2001 को इफेक्ट में आ गया। अब अक्टूबर 18, 2001 को इफेक्ट में आ गया, इस पर शेड्यूल्ड कास्ट का जो कमीशन रहता है या जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के सामने केस इन्होंने क्लेम किया। उस क्लेम में इनको स्क्रूटनी किया गया। स्क्रूटनी करने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब वो कास्ट सर्टिफिकेट इनका दलित का कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट पर अमरावती सीट चूंकि दलित रिजर्व थी इसलिए रिजर्व सीट पर नवनीत राणा का नॉमिनेशन हो गया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और वो जीत गई। और उसके बाद ये 2019 का मामला है और उसके बहुत बाद में ये महाराष्ट्र में अभी कुछ समय पहले जब वो चल रहा था उस समय इनके खिलाफ ये मामला शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वाले केस में सेक्शन 2A का सर्टिफिकेट के मामले में कहता है, सेक्शन 8, 7 बहुत सारी बातें करी भाई ये है वो है। और बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 8 में उन्होंने कहा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर जाता है इस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ उसमें उसको जाता है जो क्लेम करता है। और नवनीत राणा ने अगर क्लेम किया है तो उन्होंने उसको क्लेम किया। क्लेम करते समय उनको सेटिस्फाई किया, उसकी स्क्रूटनी हुई। उसकी स्क्रूटनी में 2012 के रूल्स को फॉलो किया गया। उन रूल्स को फॉलो करने के बाद इनको सर्टिफिकेट इशू किया गया। अब सर्टिफिकेट अगर अथॉरिटी ने इशू किया है तो वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी है, तो वो तो ये तो वैलिड है। अब इसमें बात आती है जो कोई भी इसी कानून में जो कोई भी इनके सर्टिफिकेट को नकली घोषित करता है या फेक घोषित करता है या फेक ग्राउंड घोषित करता है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर जाता है कि वो ये सिद्ध करेगा कि वाकई में ये मामला सही नहीं है, वाकई में इन्होंने गलत तरीके से किया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रश्न किए। सुप्रीम कोर्ट के प्रश्नों को जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जो अभी मामला सामने बढ़ा, कि नेचर ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट का नेचर क्या है। उन्होंने कहा ये चीज़ें कंसीडर की जाएंगी इस केस में और ढूंढ के लाओ कास्ट सर्टिफिकेट का नेचर क्या है। नेचर तो शेड्यूल कास्ट है। डिस्क्रिप्शन सर्टिफिकेट पर क्या लिखा है, वो मतलब शेड्यूल कास्ट में डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि वो चर्मकार हैं, कि वो जूते बनाने वाले हैं, कि वो क्या करने वाले हैं, जो भी वो सर्टिफिकेट पर लिखा होगा। कास्ट सर्टिफिकेट फर्स्ट इंस्टेंट में स्क्रूटनी कमेटी के सामने गया तो स्क्रूटनी कमेटी क्या कहती है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट की क्या है, सपोर्ट में डॉक्यूमेंट क्या लगाए गए हैं, उस पर अपोजिशन ने ऑब्जेक्शन क्या लगाया है, ओपिनियन कास्ट सर्टिफिकेट की जो ओपिनियन है स्क्रूटनी कमेटी की वो क्या है, उसका जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं, और हाई कोर्ट ने क्या अप्रोच लिया है। ये 8 बातें हमको बताइए कि इसमें क्या हुआ है। अब
नवनीत राणा की तरफ से जो क्लेम किया गया और जो डिस्प्यूट है, मतलब बड़े मज़ेदार डिस्प्यूट है, ये समझने की कोशिश करते हैं। डिस्प्यूट ये है कि जो कास्ट के आधार है उसमें चर्मकार या चमार शब्द इस्तेमाल किया गया है कि आपको क्लेम करना पड़ेगा कि आप चमार हैं। इन्होंने उसकी जगह पर मोची शब्द इस्तेमाल किया। इनके मतलब इनके फादर के पास मोची शब्द है कि भाई मोची समाज से हैं। मोची समाज वही होता है जो चमड़े का काम करता है, जूता गांठता है। अब जूता गांठने वाला चर्मकार नहीं है, ये सवाल है। और जूता गांठने मोची के सर्टिफिकेट के आधार पर ये जो मोची समाज है, मोची उनके पिता मोची का काम करते थे या मोची समाज से वो आते हैं, मोची समाज चर्मकार या चमार है कि नहीं है, यानी कि उनको शेड्यूल कास्ट में आते कि नहीं आते। अरे भैया इसमें तो कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। नवनीत राणा का जो क्लेम है ऑनरेबल कोर्ट के सामने, वो ये कह रही हैं कि भाई मोची और चर्मकार एक ही बात आती है, जिसको इन शॉर्ट हम चमार कहते हैं। बोले वो एक ही बात आती है, वो इंटरचेंजेबल है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो फिर मेरा जो सर्टिफिकेट जिसका आधार चमार होना चाहिए, उसका आधार उनके पिता का सर्टिफिकेट में अगर मोची लिखा है तो मोची और चर्मकार एक ही बात होती है, इसलिए सर्टिफिकेट वैलिड है। इनका कहना यह है चूंकि ये मोची समाज से आती हैं इसलिए ये चमार नहीं है। सोचिए, ये मुझे लगता है कि नॉमेनक्लेचर का केवल एक समस्या है और इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। लेकिन भाई सरकार तो सरकार है, उस समय शिवसेना की सरकार थी और नवनीत राणा उनके टारगेट पर थी। हाईकोर्ट में जब मामला गया तो हाईकोर्ट और रूल्स में तो यही लिखा होता है कि जिस कास्ट की आप हैं वही कास्ट साफ तौर से क्लेम होनी चाहिए। यानी कि आप अपना नाम कुछ भी रखे हों, कुछ भी, नवनीत कौर राणा रखे हों, राणा रखे हों, कुछ भी, लेकिन जो आपकी ओरिजिनल कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट की जो कास्टें हैं उन कास्ट में वो आनी चाहिए। अगर उन कास्ट में वो नहीं आती और आपके सर्टिफिकेट पर दूसरी लिखी हुई तो आप उस कास्ट के नहीं हैं। ये नॉमेनक्लेचर का फर्क मुझे जहाँ तक लगता है अभी तो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा भी है कि भाई हाईकोर्ट के ग्राउंड क्या है, हाईकोर्ट किस आधार पर इन बातों को कह रहा है, हाईकोर्ट ने अप्रोच क्या लिया हुआ है, स्क्रूटनी कमेटी का ग्राउंड क्या बता रही है, सर्टिफिकेट पर डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ अभी कंसिडर होगा। लेकिन मोची समाज, अब सवाल यहाँ पर यह आता है, क्या मोची समाज को जनरल कहा जाएगा, क्या मोची समाज को ओबीसी कहा जाएगा? अब अगर ओबीसी की कैटेगरी में मोची समाज आता है तो फिर कह सकते हैं कि भाई फर्जी का सर्टिफिकेट है। मोची समाज अगर जनरल कैटेगरी में आता है तो कह सकते हैं कि भाई फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जूता बनाने वाले महर्षि रामदास के समाज से जो लोग आते हैं वो चर्मकार ही कहलाते हैं। अब वो खाल उतारते हों, खाल सीते हों, खाल से जूता बनाते हों, सबका काम तो एक ही सा है। लेकिन भाई केस जब फंसा है तो फंस गया है। अब ये इतना बड़ा भाई बेला हो गया। आपको बता दूं कि इसी ग्राउंड पर, इसी आधार पर डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब बात गई पार्लियामेंट के अंदर, या मैं कहूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, और ये उस समय हुआ था कि 15(4) जो आज का आर्टिकल 15(4) है, रिजर्वेशन बताता है, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(3) में महिलाओं बच्चों के रिजर्वेशन की बात कही गई है, आर्टिकल 15(4) में भेदभाव के अगेंस्ट रिजर्वेशन की बात कही गई, स्कूल्स में पढ़ाई के लिए रिजर्वेशन। और ये 16(4) ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं। 16(4) नेहरू जी ने पहले संविधान संशोधन के रूप में रखा था। डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन को लेकर सहमत नहीं हुए होंगे, आर्टिकल 16(4) इसलिए लाया नहीं गया था। उनका मानना था कि जातियां अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी जाएंगी तो हम जाति व्यवस्था से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, हम जाति के अंदर ही रहेंगे। और भारत की जो समस्या है वो जाति है। जब तक जाति क्लेम की जाती रहेगी और उसका सर्टिफिकेट बनता रहेगा तो हम जातियों को पक्का कर रहे हैं, हम कभी भारत से जातियां हटाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा कि इसमें शेड्यूल्ड कास्ट, एक अनुसूची बनानी चाहिए, अनुसूची बनानी चाहिए जातियों की। अब उस अनुसूची का एक फार्मूला होना चाहिए जो शेड्यूल कास्ट कमीशन बनाएगा। शेड्यूल कास्ट कमीशन या अनुसूचित जाति जो कमीशन है वो उसका फार्मूला तय करके ये इस समाज में इतनी प्रॉपर्टी हो, इतने सुविधाएं हो, इतनी नौकरियां हो, इतना काम हो, इतना वेल्थ हो, इतना ये सब कुछ
वो एक फार्मूला है। उस फार्मूले के अनुसार जो जातियां उसमें आएंगी उन जातियों को रिजर्वेशन मिलेगा, और जो जातियां उस फार्मूले से बाहर आ जाएंगी वो शेड्यूल कास्ट के पेंडोरम से बाहर हो जाएंगी। यानी कि शेड्यूल कास्ट कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है। शेड्यूल कास्ट एक डब्बा है, एक मशीन है। उस मशीन में जो कोई क्वालिफाई कर जाएगा वो अंदर शेड्यूल कास्ट कहलाएगा, और जो डिसक्वालीफाई कर जाएगा वो बाहर चला जाएगा। इसमें जाति नहीं लिखी जाएगी। इसलिए 15(4) में, 16(4) तो जैसे मैंने कहा पहले था ही नहीं, 15(4) में जाति लिखने से विरोध किया गया और एक शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का एक कमीशन बनाया गया और उसमें जातियों का एक फॉर्मूला बनाया गया। उस फॉर्मूले में उनको रखा गया। अब मराठा रिजर्वेशन का चल रहा है या फिर जाट रिजर्वेशन का चल रहा था। अरे भाई, अगर शेड्यूल कास्ट और जाट रिजर्वेशन जो है वो मनमोहन सिंह की सरकार ने सीधा ग्रांट कर दिया था, क्योंकि उनको जाटों को खुश करना था, हुड्डा परिवार को खुश करना था। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक शेड्यूल कास्ट या ओबीसी कमीशन के द्वारा कास्ट वेरीफाई नहीं होती, कमीशन के द्वारा रिकमेंड नहीं की जाती, तब तक सरकार को यह अधिकार नहीं कि वो सीधा कर दे, क्योंकि एक व्यवस्था दी गई, उस व्यवस्था में एक क्राइटेरिया है, एक फार्मूला है। उस फार्मूले को जब क्वालिफाई कर जाएगी तभी जाति उसमें आ सकती, को फार्मूले क्वालिफाई नहीं करती तो वो जाति उसमें नहीं आ सकती। इसीलिए ये मराठा रिजर्वेशन और दूसरा जो जाट रिजर्वेशन था, इन दोनों को ही अवैधानिक घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो पेंडोरम का मामला था। इसलिए यहाँ जातियाँ नहीं, यहाँ कैटेगरी है। अब मोची जो कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट की, क्या मोची अगर उसकी जगह वो लिख दिया जाता है तो कोई बड़ा फर्क आएगा? ये सोचने की बात है। इस पर मुझे लगता है डिसीजन आएगा और अभी सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर कंसीडर करेगा, और कंसीडर करने के बाद और भी जो लैकुनाज होंगे और जो पॉइंट होंगे वो भी दिए गए होंगे। लेकिन जो अभी प्रमा फसाए बहस के बाद सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये चीज़ें हमें क्लियर करो, तो वो चीज़ें अब अगली तारीख में जब भी पड़ेगी तो फिर वो क्लियर की जाएंगी, तो पता लगेगा कि क्या है। इस आधार पर इसकी सुनवाई होगी। नवनीत राणा को शिवसेना की सरकार ने किस कारण से इस मामले में फंसाया, वो कारण भी विचार करने योग्य है। क्या इविल इंटेंशन है या कुछ सही इंटेंशन है? इविल इंटेंशन अगर है, इविल इंटेंशन से किया गया इस क्लेम ही ठीक नहीं है। बाकी तो अभी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा और डिसाइड करेगा, उसको हम सब लोग अपडेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।